अच्छा, अगर मैं एक सवाल करूं कि इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, तो क्या आप नाउन बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे या फिर एडजेक्टिव बोलेंगे? नहीं, इंग्लिश ग्रामर का किंग है वर्ब। और आज इस वीडियो में हम सिर्फ वर्ब ही नहीं सीखेंगे, बल्कि इसके हिडन पैटर्न्स, कोड सीक्रेट्स और रेयर टाइप्स को डिकोड करेंगे। हाय गाइस, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैक्स मयंक सर यूट्यूब चैनल की न्यू सीरीज मास्टर लेवल ट्रांसलेटर के थर्ड वीडियो द वर्ब एंड इट्स टाइप पर। और आज का हमारा मिशन है वर्ब और इसके टाइप्स को डिकोड करना, इसके कोड सीक्रेट्स और हिडन पैटर्न्स को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के वीडियो को। सबसे पहले ये सवाल आता है कि व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? आप ये अच्छे तरह से समझते हैं कि वर्ब को हिंदी में तो क्रिया कहते हैं, लेकिन इसके डेफिनेशन क्या है? वर्ब का मीन्स क्या होता है? वर्ब दो चीजें शो करती है, एक तो एक्शन को शो करती है और दूसरा स्टेट को शो करती है। किसको शो करती है? स्टेट को। इसमें पोस्ट वगैरह आ जाते हैं, कंडीशन वगैरह आ जाती हैं, ये स्टेट को शो करती है। ठीक, तो जो सेंटेंस में जो भी वर्ड एक्शन को शो करता है या फिर स्टेट या पोस्ट कंडीशन वगैरह को शो करता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, राम एट मैंगो। राम एट मैंगो, राम ने आम खाया। अब यहां आप राम के काम को देखेंगे, राम ने क्या एक्शन किया, क्या काम किया? आम खाया। तो ये जो एक्शन है आपका क्या हुआ? खाने का। काम क्या हुआ? खाने का। तो एट आपकी कौन सी वर्ब हो गई? एक्शन वर्ब हो गई। जैसे दूसरा सेंटेंस है, ही इज अ टीचर। ही इज अ टीचर। यहां पर आप देखेंगे कि ही इज अ टीचर, यहां पर इज आपकी मेन वर्ब है। यहां पर इज आपकी वर्ब है जो मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है, लेकिन यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो फिर क्या है? यहां पर स्टेट है या फिर पोस्ट कह सकते हैं। ही इज अ टीचर, यहां पर उसकी स्टेट बता रहा है। तो ये आपकी एक्शन वर्ब हो गई और ये स्टेटिव वर्ब हो गई। आगे हम स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स को। अब हम आते हैं वर्ब के टाइप पे। इस स्लाइड में हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप पे फोकस करेंगे कि वर्ब का फर्स्ट टाइप क्या होता है। तो पहली वर्ब हमारी होती है लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब को मेन वर्ब भी कहा जाता है। आप दोनों नामों से इसे जानते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं और मेन वर्ब भी कह सकते हैं। ये कौन सी वर्ब होती है? जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे या फिर सब्जेक्ट के काम को बताए। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे या फिर सब्जेक्ट के काम को बताए, उसे हम क्या कहेंगे? लेक्सिकल वर्ब या फिर मेन वर्ब कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर ये जो है सब्जेक्ट के काम को दिखा रही है, सी के काम को दिखा रही है ये वाली वर्ब। तो ये भी हमारी क्या है? मेन वर्ब है। और यहाँ पर क्या है? ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि ही इज अ डॉक्टर। तो ये उसके इंफॉर्मेशन दे रही है उसके बारे में। तो ये हमारी कौन सी वर्ब है? ये भी मेन वर्ब है। अच्छा, आप थोड़ी सी एक चीज समझिएगा कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब हमारी कौन सी वर्ब होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। लेकिन जब मेन वर्ब ना हो तो फिर यही मेन वर्ब का हमारी काम करती हैं, या फिर कह सकते हैं कि यही हमारी लेक्सिकल वर्ब बन जाती हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पर। तो वर्ब का हमारा दूसरा टाइप है डायनेमिक वर्ब, जिसे एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं और एक्शन वर्ब भी कहते हैं। ये ऐसी वर्ब होती हैं जो वर्ब फिजिकल या मेंटल एक्शन को दिखाती हैं, उन्हें हम डायनेमिक वर्ब या फिर एक्शन वर्ब कहते हैं। यानी कि कोई ना कोई फिजिकल एक्शन होना चाहिए, शरीर के द्वारा कोई काम होना चाहिए, या फिर मेंटल एक्शन यानी कि मस्तिष्क के द्वारा कोई काम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देखें,
ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है आपकी रन्स, ये फिजिकल एक्शन को शो करती है। ये जो है शरीर के प्रयास को या शरीर के काम को शो करती है। तो इसलिए ये कौन सी वर्ब हो गई हमारी, ये एक्शन वर्ब हो गई, या फिर इसे डायनेमिक वर्ब भी बोल सकते हैं। अब दूसरे में देखिएगा कि आई एम थिंकिंग, तो यहां पर थिंकिंग यानी कि सोचना। अब सोचना शरीर का काम है या मन का काम है, ये मेंटल एक्शन को दिखाती है। तो या तो फिजिकल एक्शन को दिखाए या तो मेंटल एक्शन को दिखाए, दोनों तरह से हमारी वर्ब डायनेमिक वर्ब या फिर एक्शन वर्ब कहलाती है। तो ये भी हमारी कौन सी वर्ब होगी, एक्शन वर्ब होगी। अब हम चलते हैं इसके तीसरे टाइप पे। अब हम आते हैं इसके थर्ड टाइप, स्टेटिव या फिर स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स पे। कौन सी ऐसी वर्ब होती हैं जो स्टेटिव वर्ब होती हैं, जिस काम को करने के लिए हमें ना तो मेंटल प्रयत्न करना पड़ता है यानी कि मानसिक प्रयास करना पड़ता है, और ना ही फिजिकल प्रयत्न करना पड़ता है यानी कि शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। जो काम बिना फिजिकल या मेंटल प्रयत्न के हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब्स या फिर स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, ही लव्ड यू, वह तुमसे प्रेम करता था। अब आप समझ रहे हैं कि प्रेम करने के लिए कोई भी ना तो मानसिक रूप से प्रयास करता है और ना ही शारीरिक रूप से प्रयास करता है। प्रेम अपने आप ही हो जाता है। जब प्रेम हो जाता है तो भले ही लोग किसी को पाने का प्रयास करें, लेकिन कोई भी प्रयास करके प्रेम नहीं कर पाता है। कोई प्रयास करे कि मुझे इससे प्रेम हो जाए तो क्या हो जाता है, नहीं, ऐसा कोई करता भी नहीं है। जैसे सी लाइक्स हिम, वह उसे पसंद करती है। तो यहां पर आपका लाइक्स कौन सी वर्ब होगी, लाइक मीन्स पसंद करना होता है। अच्छा, किसी को पसंद करने के लिए मेंटल या फिजिकल प्रयत्न करने पड़ते हैं क्या, नहीं करने पड़ते हैं। ना तो हमें मानसिक रूप से प्रयास करना पड़ता है और ना ही शारीरिक रूप से प्रयास करना पड़ता है, बल्कि पसंद तो अपने आप ही कोई आ जाता है। फिर जब कोई पसंद आ जाता है तो भले ही हम उसको पाने का प्रयास करें, लेकिन हम ये प्रयास नहीं करते कि हमको पसंद आ जाए, ये हमको पसंद आ जाए, इसके लिए हम प्रयास करें। ठीक, तो ये ऐसी वर्ब हमारी जो विदाउट मेंटल एक्शन या विदाउट फिजिकल एक्शन हो जाते हैं, ऐसे कामों को हम कौन सी वर्ब कहते हैं, स्टेटिव वर्ब या फिर स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। अब हम आते हैं इसके फोर्थ टाइप, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब पर। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। और ये क्या होती हैं, कौन सी वर्ब होती हैं, जो मेन वर्ब के साथ आकर सेंटेंस के मूड और वॉइस को स्पष्ट करती हैं। ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब के साथ आकर के सेंटेंस के मूड या वॉइस को स्पष्ट करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहां समझिएगा, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। दूसरा सेंटेंस है यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो यहां जो काम का मूड है वो दौड़ने का है, तो इसको स्पष्ट कर रहा है इज के बाद हमेशा, या फिर इज एम आर वाज वर्ग के बाद एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म ही आती है। और एक काम इसका और होता है हेल्पिंग वर्ब का, क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करती है। जब हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती हैं। तो मेन वर्ब का काम क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करना। तो फिर मेन वर्ब एग्रीमेंट नहीं करती है, फिर कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट करती है। किसके बदले, मेन वर्ब के बदले। जैसे यहां पर ही के साथ एग्रीमेंट किसने किया, इज ने। और यहां पर ये आपकी कौन सी वर्ब है, ये कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये है मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, ऐसी वर्ब, ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के अंदर प्रयोग होती हैं। जैसे आपका डू हो गया, वी हो गया और हैव हो गया। ये आपकी कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी।
और जो टेंस में यूज नहीं होती हैं, जैसे शुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, इन सबको क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। हमारी फिफ्थ वर्ब है लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है? देखिए, जो वर्ब सब्जेक्ट को उसके एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन से जोड़ती है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट को लिंक करती है एडजेक्टिव से, या फिर उसके नाउन से, या फिर प्रोनाउन से। जैसे हम एग्जांपल से समझें, द फ्लावर स्मेल्स नाइस, तो आपका फ्लावर हो गया सब्जेक्ट और इसका एडजेक्टिव क्या हो गया? नाइस हो गया। और दोनों को जोड़ने वाली वर्ब कौन सी है? स्मेल्स। तो आपकी स्मेल्स कौन सी हो गई? लिंकिंग वर्ब। जैसे यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट हो गया और क्लेवर उसकी क्वालिटी हो गई, और दोनों को जोड़ा किसने? इज ने। तो इज आपका कौन सा वर्ब होगा? लिंकिंग वर्ब होगा। तो इस तरह से आपको ये देखना है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि एडजेक्टिव की जगह नाउन या प्रोनाउन दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम बोले राम इज अ डॉक्टर, जैसे हमने ये बोल दिया कि राम इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर तो नाउन है, और ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? राम के लिए। जोड़ा किसने? इज ने। तो यहाँ पर इज आपकी क्या होगी? लिंकिंग वर्ब होगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। हमारा सिक्स्थ टाइप है फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या होता है? जो वर्ब और प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब के संयोजन से एक नया अर्थ उत्पन्न करती है। जो वर्ब किसी वर्ब और प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब के संयोजन से, यानी कि जोड़ करके एक नया अर्थ उत्पन्न करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, गेट अप हो गई, लुक आफ्टर हो गया, और मेक अप हो गया। गेट मीन्स क्या होता है? पाना होता है या प्राप्त करना होता है, लेकिन गेट के साथ अप जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है उठना। लुक मीन्स क्या होता है? देखना होता है, लेकिन लुक के साथ आफ्टर जुड़ गया तो इसका अर्थ क्या हो गया? देखभाल करना। मेक मीन्स क्या होता है? बनाना होता है, लेकिन मेक के साथ अप जुड़ गया तो इसका अर्थ क्या हो गया? क्षतिपूर्ति करना। तो जब इनके अर्थ में परिवर्तन हो गया, ये वर्ड जो है जोड़ने से, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। अब हम आते हैं इसके सेवेंथ टाइप, ट्रांजिटिव वर्ब पे। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं? जिसके अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के जिस वर्ब का अर्थ पूरा नहीं होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अगर हम अ लेटर हटा दें, सी रोट उसने लिखा, इतना बस बोले तो सेंटेंस अधूरा लगता है, इसमें सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं होता है। तो इसलिए रोट हमारी कौन सी वर्ब है जिसके अर्थ को पूरा करने के लिए जरूरत है? तो ये कौन सी वर्ब कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही बॉट, उसने खरीदा। अब इतने से अर्थ पूरा नहीं होता है, जब हम अ बुक लगा दिए तो अर्थ पूरा हो गया, यानी कि इसको अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, तो ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे तीसरा सेंटेंस है हमारा, हर ब्रदर गिव्स मी अ पेन, उसका भाई मुझे एक पेन देता है। यहां समझिएगा कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी है और अ पेन है। यहां पर अ पेन के बिना अर्थ पूरा नहीं होता है, जबकि मी हटा दिया जाए तो भी अर्थ पूरा हो जाता है। लेकिन इसके दोनों ऑब्जेक्ट मिलकर के इसके अर्थ को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए ये हमारी गिफ्ट कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है वर्ब का इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है? जिसके अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ऐसी वर्ब जिसके अर्थ को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ आप सेंटेंस देखिए, सीता डांसेज, सीता नाचती है।
अब इसमें देखिए इतने से ही अर्थ कंप्लीट हो रहा है, इसका सेंस पूरा हो रहा है और हमें किसी और वर्ड की आवश्यकता नहीं है। जैसे द बेल रैंग, घंटी बजी, यहाँ पर रैंग अकेले ही अर्थ को पूरा कर रहा है, किसी और चीज की जरूरत हमको नहीं है। जैसे द बॉयज रन, लड़के दौड़े, तो रन आपकी जो है ऐसी वर्ब है जो इंट्रांजिटिव है, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के भी इसका अर्थ कंप्लीट हो रहा है। ऐसी वर्ब जिनका अर्थ बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाए उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब हमारी नेक्स्ट वर्ब है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है बल्कि किसी और से काम करवाता है, तो कॉजेटिव वर्ब या तो गेट या फिर मेक या फिर हैव या फिर लेट या हेल्प का यूज होता है। ये 5 आपकी कॉजेटिव वर्ब होती हैं। हालांकि कॉजेटिव वर्ब या फिर जितनी भी वर्ब हमने आज पढ़ाई हैं, इनके डिफरेंट टॉपिक हम टेंस के बाद देखेंगे, क्योंकि कॉजेटिव वर्ब एक बेहतरीन टॉपिक है पढ़ने के लिए। पांचों जो वर्ब हैं कॉजेटिव, इनके यूजेस को हम समझेंगे और भी जो वर्ब पहले पढ़ी हैं उनको भी हम समझेंगे। आज हम सिर्फ वर्ब के बारे में आपको परिचय दे रहे हैं ताकि आप वर्ड्स को अच्छे से समझने लगे। जैसे यहां पर देखिए एग्जाम्पल है, आई हैड माई हेयर कट, आई हैड माई हेयर कट। यहां पर ये आपकी जो हैड है ये कॉजेटिव वर्ब है और जो कट है ये मेन वर्ब है। हालांकि कॉजेटिव वर्ब मेन वर्ब का ही काम करती है, जहां भी कॉजेटिव रहती है वो मेन वर्ब का काम करती है, लेकिन जो काम हुआ है वो कौन सा है, एक्शन वर्ब कौन सी है, कट। यहां पर एक्शन वर्ब कौन सी है, क्राई, लेकिन यहां पर ये मेन वर्ब है मेड, और यहां पर भी ये मेन वर्ब है हैड। अब पहले का अर्थ क्या होता है समझिएगा, आई हैड माई हेयर कट, यानी कि मैंने अपने बाल कटवाए। दूसरे का अर्थ सी मेड मी क्राई, उसने मुझे रुलाया, या कह सकते हो उसने मुझे रुला दिया। अब यहाँ दोनों सेंटेंसेज में आप एक कॉमन फैक्टर देखेंगे कि आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए, तो यहाँ पर जो आई सब्जेक्ट है ये काम को नहीं कर रहा है, एक्शन इसके द्वारा नहीं हो रहा है। यहाँ पर सी है, सी मेड मी क्राई, उसने मुझे रुलाया, लेकिन जो ये क्राई एक्शन है, ये जो काम है, इसको सी ने नहीं किया बल्कि मी ने किया। तो इसलिए इसमें कौन सी वर्ब होंगी, इन्हें हम कौन सी वर्ब कहेंगे, कॉजेटिव वर्ब कहेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो मेरे हिंदुस्तान के चमकते सितारों, अगली टाइप की वर्ब पढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह से ग्रामर को डिकोड करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आई सपोर्ट यू लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। अगर आप आई सपोर्ट यू लिखेंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं और हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, आगे वीडियोज बनाने के लिए एनर्जी मिलती रहती है। चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप को। हमारा नेक्स्ट टाइप का वर्ब है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के अनुसार बदल जाती है, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यहाँ एग्जांपल देखिए, दे वांट टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर दो वर्ब हैं, एक है वांट और दूसरी है टू प्ले। दे वांट टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है तो आपकी वांट लगी है, लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही है, यहाँ पर ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर वांट की जगह क्या हो गया, वांट्स हो गया। तो वांट आपकी बदलती चली जा रही है। यहाँ पर हमने क्या किया, टेंस को चेंज कर दिया, प्रेजेंट के बजाय पास्ट टेंस कर दिया, तो यहाँ पर वांट की जगह वांटेड हो गया। तो बदलने वाली कौन सी वर्ब है, आप देखेंगे कि टू प्ले बिल्कुल नहीं बदल रही है। तो बदलने वाली वर्ब कौन सी है, आपकी फाइनाइट वर्ब। और जो नहीं बदलती है, जैसे यहाँ पर टू प्ले हो गया, तो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इनफाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन देखिएगा, जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के अनुसार नहीं बदलती है, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे टू प्ले हो गया ऊपर के सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप की वर्ब। हमारा नेक्स्ट टाइप है रेगुलर वर्ब।
अब रेगुलर वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं? ऐसी वर्ब जिनमें डी लगाने से या ईडी लगाने से सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बन जाती हैं, उन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर वाक है, तो वाक में हम अगर ईडी जोड़ दें तो हमारी सेकेंड फॉर्म भी बन जाएगी और ईडी जोड़ने से हमारी थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी। तो ये हमारी कौन सी वर्ब हुई? रेगुलर वर्ब हुई। जैसे यहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है, तो क्लोज में ई पहले से लगा हुआ है, हमें सिर्फ क्या जोड़ना है? डी जोड़ना है। तो हमने यहाँ पर डी जोड़ा और यहाँ पर डी जोड़ा, तो ये हमारी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन गई। तो ऐसी वर्ब जो डी या ईडी जोड़ने से सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती हैं, उन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट टाइप इरेगुलर वर्ब पे। इरेगुलर वर्ब कौन सी ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें डी या ईडी जोड़ने से सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं बनती है? जिनमें डी या ईडी जोड़ने से सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं बनती हैं, बल्कि उनमें या तो वॉवेल चेंज होता है और या तो फिर कोई अन्य परिवर्तन होता है, तब वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनती हैं। ऐसी वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, रन, रैन, रन। यहाँ पर रन है और सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए यू की जगह ए हुआ है और थर्ड फॉर्म फिर से रन हो गया है। यहाँ देखिएगा, राइट, रोट, रिटन। यहाँ पर आई की जगह ओ हुआ है सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में डबल टी हुआ है और ईएल लगा हुआ है। तो ये हमारी दोनों वर्ब डी लगाने से या ईडी लगाने से सेकेंड थर्ड फॉर्म नहीं बना पा रही हैं, इसलिए इन वर्ब्स को क्या कहते हैं? हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। अगर आप ऐसे ही इंग्लिश को डिकोड करना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय कारुआ।